हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड वीडियो क्लास 8 का आपका जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है बच्चों, यानी कि गणित का, ठीक है। इसी के कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आप सभी बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि सर जी आपने हमें पीवाईक्यू यानी कि 2024 और 25 का जो क्वेश्चन पेपर है ये तो दिखा दिया और सॉल्व भी करवा दिया, क्या अब आप हमें पिछले साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड करवा सकते हो, ताकि हम उसकी अच्छे से सॉल्यूशन करके प्रैक्टिस कर लें, है ना। तो आपकी इसी डिमांड पे इस सेशन में हम बच्चों पिछले साल का 8वीं क्लास का मैथ का जो क्वेश्चन पेपर है ये लेकर आए हैं, ठीक है। जैसे आप सैंपल क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हो, मॉडल पेपर भी कह सकते हो, या फिर यूं कहें कि ये आपका प्रैक्टिस पेपर भी आप इसे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। इस पेपर को बच्चों आप अपनी कॉपी निकाल के अच्छे से सॉल्व करो और देखो आप कितना ऐसे सॉल्व कर पाते हो, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। और एडवांस में आप सभी को आपके कल के मिड टर्म के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट अभी के लिए। और अभी आपके लिए और भी वीडियोस आएंगे, लाइव सेशन और भी आएंगे, सो डू नॉट वरी, और भी अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। तो बच्चों देखो, पिछले साल का आपका जो पेपर था ना उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन हमें पैटर्न से मतलब नहीं है, हमें मतलब क्वेश्चन से होना चाहिए, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे कैसे थे। अगर पैटर्न की बात करो ना तो ये आपका पेपर का पैटर्न है इस साल वाला, तो इसको ध्यान में रखना बस, ठीक है। इंग्लिश में देख लेंगे, ये आपका पैटर्न है इस साल वाला जो आपने ध्यान में रखना है, ओके। चलो देखो बच्चों, पिछले साल पेपर जो हमारा था सैंपल क्वेश्चन पेपर जिसे आप कह सकते हो, तो उसका जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है बच्चों, यानी कि इस पेपर का सेक्शन नंबर ए, हिंदी में कहें तो खंड आ है हमारा, ठीक है। अब इसमें 1 से लेके 8 ये आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, एक एक नंबर के, ओके। तो आ जाओ देख लेते बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, और इसकी प्रैक्टिस करना अपने आप से, ठीक है ना। सॉल्व करके देखना कितना कर पाते हो, ओके। देखो, निम्नलिखित में से किस सममित व्यवस्था का उपयोग एक वर्ग संख्या को निरूपित करने के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि इसमें से हमें ये बताना है कि किसका उपयोग हम एक वर्ग संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिमेट्रिक अरेंजमेंट्स कैन नॉट बी यूज टू रिप्रेजेंट अ स्क्वायर्ड नंबर। तो इसमें से बच्चों हम किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं एक स्क्वायर, एक वर्ग को निरूपित करने के लिए, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो बच्चों इसको आप अच्छे से सॉल्व करो और देखो आप कितना सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चित्र में दिखाई गई 3 रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। एक हमारी रेखा है MNL, कहां पे प्रतिच्छेद होती है, बिंदु P पर, ठीक है। ये लाइन शो इन द फिगर इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ P। अब हमें अगर रेखा जो I है, ठीक है, ये वाली हमारी रेखा I है, N के लंबवत है, यानी कि ये N पर हमारी लंबवत है, और एंगल 6, ठीक है, एंगल 6 से हमारा 65 है, यहाँ पर एंगल 6 जो है हमारा ये 65 है। तो एंगल 3 एंड 4, ठीक है, एंगल 3 एंड 4 इसका माप का योग क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो आपके ये ऑप्शंस हैं, इसका माप का क्या योग रहेगा, ओके। आगे देखो बच्चों, पिछले साल का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, क्या 3 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 प्लस में ब्रैकेट के बाद 6 की पावर 0, तो इसका मान हमारा क्या निकलेगा। अब सिंपल सी बात है भाई, जब इसकी भी पावर 0 है, इसकी पावर 0, इसकी पावर 0 है, तो आंसर 0 ही आना चाहिए, है ना, वैल्यू 0 ही आनी चाहिए। इसका से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, क्या रहेगा, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। अगला, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जो कि हमें यहाँ पे दिया गया है ABC, इसकी AC की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जो हमारा यहाँ पे देखेंगे A और C ये 10 सेंटीमीटर है, AD 6 सेंटीमीटर है, A और D 6 सेंटीमीटर है, P AB पर एक स्थित मध्य बिंदु है, P जो है ये AB पर स्थित एक बिंदु है। तो अब हमें यहाँ पे बात क्या करनी है, हमें ये बताना है कि BP और PA की लंबाई, ठीक है, B और P और P और A इसकी लंबाई 4x माइनस 1 और 3x प्लस 4 है। तो बीपी की टोटल लंबाई कितनी होगी यहाँ पे ये बताना है, ठीक है। बीपी की लंबाई कितनी होगी सेंटीमीटर में, ये आपको यहाँ पे बताना है बच्चों। तो इसको आपको सॉल्व कर देना है और कुछ नहीं है, ये जो आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है ना इसको सॉल्व कर देना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखेंगे बच्चों। 5 है कि राजू के पिता की वर्तमान आयु, राजू की वर्तमान आयु की 3 गुना है, ठीक है। राजू के जो पिताजी है ना इनकी आयु उसके बेटे से 3 गुना है। 4 साल के बाद उनकी आयु का योग 64 वर्ष हो गया, उनकी आयु जो है ना पिताजी की 64 साल हो गई। तो राजू की अब कितनी आयु है ये बताओ, ठीक है। तो आंसर आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से,
ठीक है। बाकी देखो इसका सॉल्यूशन जो है आप खुद से करो। अगर आप मुझे कमेंट करोगे ना कि सर इसका सॉल्यूशन करवाओ, तो मैं कल सुबह मॉर्निंग में आऊंगा ना जब लाइव, तब आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर नहीं हो पाता है तो आप इसको सॉल्व करना अच्छे तरीके से अपने हिसाब से। और पता है क्या है, ये पेपर जो है ना, इसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से यूज करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, जिसे आप यहाँ पे सॉल्व करके समझो और प्रैक्टिस करो, ठीक है। अथवा देखो, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 35 है, दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:7। दो पूर्ण संख्याओं का जो अंतर है वो 35 है और दोनों संख्याओं का अनुपात है 2:7। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 14, 686, 49 या फिर 868। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 6, काफी बड़ा क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक पृथ्वी वर्ष में यात्रा करता है। अंतरिक्ष में वस्तुओं के लिए हम दो आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी का वर्णन करने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग इतना किलोमीटर का होता है। खगोलविद एक तारे का अवलोकन कर रहे हैं जो पृथ्वी से 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ठीक है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में होगा ये हमें बताना होगा, ठीक है। पृथ्वी से तारा कितने किलोमीटर में होगा ये बताना है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। एक से शुरू होने वाली विषम संख्याओं के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी? एक से शुरू होने वाली विषम संख्या के घटाव को दोहराने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी ये बताओ। या फिर जो √369 है ये किसका स्क्वायर है या किसका क्यूब है ये बताओ जल्दी से। स्क्वायर या क्यूब किसका होगा ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति गुण भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर है? तो ABCD इनमें से कौन सा होगा जिसमें भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होगा, केवल एक युग्म? तो वो कौन सा है ABCD में से? ये देखो। और अथवा में दिया गया बच्चों कि ऊपर दिया गया चित्र एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिखाता है। ये हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसका कोण D हमारा 60% है, 60 डिग्री है। तो निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होगा ये बताओ। इनमें से किसका मान सबसे अधिक होगा बच्चों ये फाइंड करना है। ओके, तो ये तो हो गए भाई आपके 8 MCQ, ठीक है। ये आपके 8 MCQ हो गए और आप इन सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी देखो आपको हमने ऑलरेडी ड्यूई वाला सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। पिछले साल का PYQ भी सॉल्व करवा दिया है। अब ये पेपर जो है आप खुद से प्रैक्टिस कर लो इसकी अच्छे से, है ना। मेरा काम था आपको पेपर को प्रोवाइड करवाना जैसा कि आपने डिमांड की थी। अब आप इसको सॉल्व करो अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 केस स्टडी वाले हैं और इसमें 5-5 प्रश्न हैं जिसमें से 4 के आंसर देने 2-2 नंबर के। आओ बच्चों देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है। क्रॉस कंट्री एक रनिंग इवेंट है जिसमें धावक ने पूर्व निर्धारित दूरी पूरी की, यानी कि जो निर्धारित दूरी थी उसको पहले ही कर लिया। इसमें विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनमें धावक विभिन्न वातावरण को कवर करते हैं। 11 किलोमीटर का क्रॉस कंट्री रनिंग इवेंट इस प्रकार होगा। गतिविधि दी हुई है, दूरी किलोमीटर में दी हुई है। क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे बच्चों? अगर आप इंग्लिश में देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि कुल दूरी का कितना भाग कीचड़ दौड़ है। कुल दूरी का कितना भाग, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे कीचड़ दौड़, तो कुल दूरी हमारी इतनी है। अब आप इस कुल दूरी को जोड़ के और इसको निकाल दो तो कीचड़ दौड़ अपॉन में कुल दूरी आ जाएगी, हमारा ये आंसर निकल जाएगा इस तरीके से, है ना। ओके, आगे कुल दूरी का कितना भाग जल निकायों का है। अगर जल निकाय की हम बात करें, जंगल में दौड़ 2 है तो जितना हमारा ये योग बनता है उतना लिख के और आप इसे ना 2 से इस तरीके से काट देना, आपका आंसर निकल जाएगा कितना निकलेगा, है ना। प्रायिकता है दरअसल ये। उसके बाद पक्की और कच्ची सड़कों पर तय की गई कुल दूरी का कितना भाग है। पक्की और जो कच्ची सड़क है इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी का कितना भाग है बच्चों। तो ये रही पक्की और कच्ची, इन दोनों को जोड़ के उसको काट दो, निकल गया आंसर, है ना। और फिर पहाड़ी पर चढ़ना और जंगल में तय की गई दूरी, कुल दूरी का कितना भाग है। और राहुल कहता है जंगलों से दौड़कर और पहाड़ियों पर चढ़कर क्रॉस कंट्री में कुल दूरी डैश कवर किया जा सकता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर देखना बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी, ठीक है। आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपकी ये। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो, स्कूल के प्रदर्शन के लिए प्रत्येक पंक्ति और कॉलम में समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। इसमें समान संख्या में छात्रों की व्यवस्था की जानी है। व्यवस्था 1 में दर्शाए अनुसार 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी कि इस व्यवस्था में 9 विद्यार्थियों को व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन,
व्यवस्था में 1 से 100 विद्यार्थियों के लिए एक पंक्ति स्तंभ पंक्ति स्तंभ में कितने विद्यार्थियों को जोड़ा जा सकता है ये बताइए। एक पंक्ति स्तंभ में कितने और को जोड़ा जा सकता है, 7, 5, 10 या 12। ठीक है। और इसी तरीके से आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि प्रदर्शन आयोजित करने वाले शिक्षकों को ये लगता है कि एक समूह में 100 छात्रों को व्यवस्थित करना मुश्किल होगा। वे समूह को 2 वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी होंगे ये बताइए। अगला, 2 छात्र कार्यक्रम के दिन प्रदर्शन से अनुपस्थित थे। शिक्षक वर्तमान छात्रों को 2 वर्ग व्यवस्था में विभाजित करने के बारे में सोचते हैं। प्रत्येक व्यवस्था में कितने विद्यार्थी हो सकते हैं ये बताइए। ठीक है, तो ये रहा आपका। फिर यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, किन्हीं 2 क्रमगत संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। ठीक है, किन्हीं 2 क्रमगत संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर बराबर होता है किसके, उनके अंतर योग या गुणनफल। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलग है, इनमें से आप देखेंगे तो कौन सा एक डिफरेंट है, अलग है, वो हमें बताना है। ठीक है बच्चों, तो एक नंबर के क्वेश्चन का हमारा ये केस बेस्ड वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब शुरू करेंगे बच्चों सेक्शन नंबर बी को। ठीक है, सेक्शन बी है हमारा, जिसे आप खंड बा भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपको किन्हीं 4 के रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि सबसे पहला दिया हुआ है लगातार, ठीक है, इसको पतला कर देता हूं मैं। लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अगर लगातार 3 संख्याओं का योग 54 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये बताना है। इफ सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 54, द स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। आगे, एक समबहुभुज जिसके प्रत्येक बाहरी कोण की माप 45 डिग्री है और इसकी भुजाओं की संख्या डैश होगी। अगर माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी बच्चों, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन whose each exterior angle has a measure of 45 is, तो क्या रहेगा। थर्ड, 12.25 का वर्गमूल डैश है, स्क्वायर रूट बच्चों 12.25 का क्या होगा। और आगे, यदि 3x + 4 = 2x + 17 है तो इसमें x की हमारी वैल्यू क्या आएगी, जब से सॉल्व करेंगे तो समझ जाओगे। 32 का स्क्वायर माइनस में 32 का स्क्वायर क्या आएगा, सिंपल सी बात है, स्क्वायर स्क्वायर माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, है ना। 32 का स्क्वायर माइनस 32 स्क्वायर 0 हो जाता है। ठीक है, अब एक मिलान है इसी में। अब देखो बच्चों, ये हमारा मिलान आ गया है। ठीक है, अब मिलान में क्या करना है, एक नंबर के आपके ये 4 मिलान होंगे। जैसे त्रिभुज जो है, त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, षटभुज में कितने एंगल्स होते हैं, नहीं एंगल नहीं, वर्टिकल्स, वर्टिकल्स यानी कि शीर्ष। एक है बहुभुज का नाम, एक है शीर्षों की संख्या। तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल में कितने वर्टिकल्स होते हैं, षटभुज में कितने वर्टिकल्स शीर्ष संख्या होती है, पंचभुज में कितनी होती है, चतुर्भुज में कितनी होती है, ये सारी है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रैक्टिस करो। देखो, हालांकि बच्चों आपका जो डीओई का पेपर आया है ना इस साल का, ओके 2025-26 का, उसमें जो है क्वेश्चन इस तरीके के, इस टाइप के नहीं होंगे, क्योंकि उसका पैटर्न अलग है। जैसा कि आपको मैंने बताया ना कि आपका जो पैटर्न है ना इस साल का थोड़ा अलग है, ये रहा है ना 25-26 का आपका ये पैटर्न है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज ध्यान में रखना। अब बच्चों क्वेश्चन 6 से लेके 9 अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक नंबर वाले। तो क्वेश्चन 6 है बच्चों कि -3/7 प्राप्त करने के लिए परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। अगर हमें ये संख्या प्राप्त करनी है, परिमेय संख्या -7/3, इसके 2 गुने में क्या जोड़ा जाना चाहिए। या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, मैंने एक संख्या y को सोचा, फिर उसमें 7 जोड़ दिया, इसके 2 गुने का व्यंजक लिखो। मैंने एक संख्या सोची y और इसमें 7 जोड़ दिया फिर मैंने, अब हमें इसके 2 गुने का व्यंजक लिखना है, तो कैसे लिखोगे बच्चों, देखो। ठीक है, फिर 7 है, उस समांतर चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। आपको समांतर चतुर्भुज का नाम बताना है बच्चों जिसका प्रत्येक कोण ही 90 डिग्री का है। और 8वां, हल करना है आपको 2x - 7 = x + 2। वेरी सिंपल है बच्चों, x की वैल्यू एक साइड रखो और नंबर की वैल्यू एक साइड रखो, आंसर मिल जाएगा। 9वां, एक सम षटभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। एक सम षटभुज है बच्चों जिसके आपको विकर्णों की संख्या यहाँ पे बतानी है कितनी होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे हमने देख ही लिया था, वैसे तो यहाँ पे जो वर्टिकल्स है वो तो देख ही लिया है ना। चलो अब आ जाओ खंड सा यानी कि सेक्शन नंबर सी। इसमें 10 से 14 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आओ बच्चों, क्वेश्चन 3 क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न कोण, ठीक है, आसन्न कोण का अनुपात 4:5 है, तो उसका माप क्या होगा। 2 adjacent angles of parallelogram are in the ratio 4 and 5, find their measures। उसके बाद में 11th है कि आपको इसे हल करना है, x/2 माइनस में 3x/4 प्लस में 5x/6 = 26। इसे सॉल्व करना है, यानी कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है एक तरीके से। 12th है बच्चों, पाइथागोरस ट्रिक
6x10, इसमें x का मान क्या होगा? तो बच्चों वैसे अगर आप अंदाजा लगाएं तो आप नॉर्मली भी बता सकते हैं x का यहाँ पे वैल्यू क्या रहेगा, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तो हमें अपनी ट्रिक लगानी है और आंसर निकालना है। रूट 1.21 इंटू रूट 0.09, इसका मान क्या होगा निकालो। तो सिंपल सी बात है, इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी आपका मान निकलेगा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, यस सर, समझ गए। चलो वेरी गुड, आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है रेंट एक आयत है, ठीक है, RENT एक आयत है, इसके विकर्ण O पर मिलते हैं, सभी के विकर्ण हमारे ये O पर मिलते हैं। यदि OR 2x+4 है, ये हमारा यहाँ से लिखिए O और R 2x+4 है, ठीक है, OR 2x+4 है, और OT 3x+1 है, ये 3x+1 है, तो x का हमारा मान क्या होगा? जो ये हम बार बार x लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा x का मान क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ओके, या फिर आपको दी गई आकृति में x की वैल्यू निकालनी है। ये रही हमारी आकृति, ठीक है, ये आकृति है जिसमें एक एंगल 140 है, ये भी 140 है, 130 है, तो यहाँ पे x जो है उसकी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। तो ऐसे अंदाजा लगाओगे तो आप बता सकते हो कि ये भी 130 होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको फाइंड करना है ना, अच्छे से लिखना है। फिर आता है बच्चों हमारा अगला वाला क्वेश्चन नंबर 14 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 300 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, फाइंड द लास्ट या फिर लीस्ट नंबर बाय विच 300 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो वो बच्चों संख्या कौन सी होगी ये बताना है। ठीक है, अब आते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन 15 से 16। तो क्वेश्चन 15 है 24 को 2 भागों से इस प्रकार डिवाइड किया गया कि पहले भाग के 7 गुना को दूसरे भाग के 5 गुना में जोड़ने पर 142 होता है, तो प्रत्येक भाग ज्ञात करो। ठीक है, 24 के 2 भागों में ऐसे तोड़ा गया। ओके, अथवा निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और परिणामों की जांच करो, यानी कि पहले आपको इसको हल करना है, फिर आपको सत्यापित करना है, रिजल्ट को चेक करना है। ठीक है, आगे देख लो क्वेश्चन नंबर हमारा 16। अब इसमें कहा गया है कि ऊपर दिए गए समांतर चतुर्भुज सेफ SAFE, इसमें S हमारा 120 डिग्री है, S हमारा 120 डिग्री है, तो आपको मान ज्ञात करने किस किस के, 2n प्लस में 3c, ठीक है, 2n ये क्या होगा, हाँ 2n, ठीक है, प्लस में 3c और x माइनस वाई। ओके, x माइनस वाई, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे बच्चों इसका मान, आप सॉल्व करके देखो और ट्राई करो आंसर निकालने का। फिर आता है बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, 17 से 18 4 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है बच्चों, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5,43,291 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग घन बन जाए, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल भी ज्ञात करो, यानी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड इन 5,43,291 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अथवा 8, 9, 10 प्रत्येक से संबंधित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। इन दोनों से संबंधित होने वाली, विभाजित होने वाली सबसे छोटी वर्ग संख्या कौन सी होगी ये फाइंड करो। ठीक है, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिवाइजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर्स 8, 9 एंड 10। अब आखिरी क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, उसके बाद ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है, राजेश एक रैखिक समीकरण को चलाता है, रैखिक समीकरण को हल करता है, चलाता नहीं हल करता है, उसका हल नीचे दिया गया है। तो ये समीकरण है उसका, ठीक है, इसका हल स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में ये दिया हुआ है और आंसर इसने ये निकाला। ठीक है, तो आपको इसमें गलती नजर आ रही है ना, हाँ आ रही है। तो क्या राजेश का ये हल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हल सही नहीं है तो राजेश ने किस चरण में गलती की है और चरण का सही हल भी लिखो। राजेश ने किस चरण में गलती की है उसका सही हल भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों आपके इस तरीके के। तो प्यारे बच्चों फाइनली हमारा जो पेपर है वो यहाँ पे पूरा हो गया। अब जैसा कि आपकी डिमांड थी भाई कि सर जी आप हमें पिछले साल का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर है या फिर आप इसे PYQ भी कह सकते हैं वो हमें दिखा दीजिए, हम उसको खुद से सॉल्व करना चाहते हैं, खुद से उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बस आप हमें दिखा दो एक बार। तो बच्चों आपकी डिमांड पे हमने ये सेशन यहाँ पे अटेंड किया। ओके, और इस तरीके से हमने आपको पूरा का पूरा जो पेपर है यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है, कहाँ पे कैसे क्वेश्चन है। और एक चीज याद रखना, पेपर का पैटर्न तो आपका इसी तरीके से रहेगा, ठीक है ना, इस साल वाला। बाकी आपको मैंने ये बता दिया है ना कि कहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन है, किस किस तरीके के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह रहेंगे, ये सारी चीजें। ओके बच्चों, तो चलिए आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी बच्चों अगले सेशन में, अगली वीडियो में।
तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है बच्चों, ऐसे ही और भी वीडियोस को बनाते रहने के लिए, ठीक है ना। तो लाइक जरूर करिएगा बच्चों, अपने सभी दोस्तों में जरूर से इस सेशन को शेयर करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका पेपर पिछले साल कैसा आया था PYQ वाला और इस साल कैसा आने वाला है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, ख्याल रखो अपना, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।